हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष के में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो आप लोग के लिए लेकर आए हैं यहाँ पे जियोग्राफी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वो आज हमारा तो यहाँ पे थर्ड पार्ट जो होगा हमारा टॉपिक का ये चलेगा, ठीक है। जिसमें हम आज थर्ड पार्ट करने वाले हैं। आपका 2 पार्ट आपको चला गया है, ऑलरेडी आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो 2 वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है, ठीक है। तो इसमें जो हम करने वाले हैं आज थर्ड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा भारतीय मृदा, ठीक है। तो भारतीय मृदा से जितने भी रिलेटेड हमारे रहेंगे टॉपिक वो हम आज करने वाले हैं। तो आज जो हमारा रहेगा वो भारतीय मृदा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। जो 200 से लेके आपका 300 तक रहेगा, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे टॉप 100 सीरीज जो चल रहा है यहाँ पे, टोटल जो 400 तक हमने आपसे बात किया था, 400 तक 400 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये टोटल हम जो करने वाले हैं वो 400 प्लस तक करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस वीडियो में। आपका 201 से स्टार्ट करते हैं और आपका आगे देखते चलते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन सा टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो भारतीय मृदा रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो पहला क्वेश्चन है वो दे रहा है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी मैदान में पाई जाती है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जो जाना जाता है वो आप लोग जानते हैं अन्य नाम से, जो रेगुन मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी कपास के फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे, काली मिट्टी में जल धारण क्षमता कैसी होती है? तो ये बहुत अधिक होती है। जो जल धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा यहाँ पे 206 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो ये लौह ऑक्साइड के कारण होता है। जो आप लोग जानते हैं कि अक्सर आपका एग्जाम में पूछ देता है कि लाल मिट्टी में लाल रंग क्यों होता है लाल मिट्टी का, तो वह लौह ऑक्साइड के कारण होता है। और जो हम ये टॉपिक करा रहे हैं ये भारतीय मृदा का, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जानते हैं कि इंडियन सॉइल से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूरा मिलता ही है, देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हम टॉपिक चूज किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको पेपर में 100% है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप यूपी कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड या एसएससी जीडी या किसी भी अगर एग्ज़ाम का, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक हैं वो पूरा का पूरा हम कवर किए हैं, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाल मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? तो ये दक्षिणी और पूर्वी पठार में अधिक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 208 जो क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो ये चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त है लेटराइट मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। आगे हमारा है यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी भारत के हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है जो सबसे उपजाऊ होती है। उसके बाद यहाँ पूछता है कि बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? बांगर, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। खादर किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये नई जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी किन नदियों द्वारा लाई जाती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा नदियों द्वारा लाई जाती है जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पे 215 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, काली मिट्टी किस प्रकार की चट्टाने से बनती हैं? तो ये ज्वालामुखी चट्टान से बनती है। लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? तो इसमें जो हमारा हो जाता है लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? तो ये लोहा अधिक होता है, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये खाद आवश्यक है। मिट्टी की उर्वरता अगर बढ़ाना है तो आपके लिए खाद आवश्यक होता है। उसके बाद आता है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो ये जल और हवा है। मृदा संरक्षण का मुख्य उपाय क्या है? तो ये वृक्षारोपण है, ठीक है। यानी अगर मृदा संरक्षण का मुख्य उपाय आप करना चाहते हैं तो वृक्षारोपण से मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है।
आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे 12 जो टॉपिक है हमारा 12वां, ये देखते हैं आपका। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये आपका है वन एवं वन संसाधन। ठीक है, तो वन से भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। भारत में कुल वन आवरण लगभग कितना है, तो लगभग 24% है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो ये मिजोरम में है। ठीक है, उसके बाद से हमारा आ जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन पाए जाते हैं वो पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 225 नंबर क्वेश्चन है। पर्णपाती वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मध्य भारत में पाए जाते हैं। कांटेदार वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो सुंदरवन में। ठीक है, आगे हमारा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो ये बरगद है। ठीक है, साल वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, तो ये पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। सागौन वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये आप जानते हैं मध्य भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई, तो ये 1952 में लागू हुई थी। ओके, तो ये आपका पूछ लेता है कि भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी, तो 1952 में आप बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्तमान वन नीति कब लागू हुआ था, तो 1988 में। वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जन भागीदारी है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, तो जो आपका सरकार और जनता का सहयोग से होता है वो संयुक्त वन प्रबंधन होता है। नेक्स्ट हमारा है वन कटाव का मुख्य कारण क्या होता है, तो मानव की गतिविधियाँ। ठीक है, उसके बाद हमारा है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1980 में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। फिर आपका भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 में। दोनों आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे हम देखते हैं आपका यहाँ पे वन संसाधनों का मुख्य उपयोग क्या है, तो लकड़ी और ईंधन है। वन पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी वन जो है पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, तो जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा है आपका 13 नंबर का जो 13th नंबर जो है वो खनिज संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो चैनल है स्टडी विद मनीष के, आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, तो आगे आपका जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर टॉपिक है वो हमारा है खनिज संसाधन। ठीक है, तो खनिज संसाधन को देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तो इसमें जो हमारा 241 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो उड़ीसा है। ठीक है, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। तो ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो ये असम है। बॉम्बे हाई क्या है, तो बॉम्बे हाई जो है अपतटीय तेल क्षेत्र है। ठीक है, आगे आता है 246 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सोना भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं जो सोना पाया जाता है वो कर्नाटक में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कोलार में। हीरा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, पन्ना में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यूरेनियम भारत में कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक यानी माइका उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो अभ्रक का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य है अग्रणी वो झारखंड है। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है छोटा नागपुर पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज यहीं पे पाया जाता है। ओके, भारत में लौह इस्पात उद्योग का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो झारखंड और उड़ीसा बेल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा तेल शोधनालय कहाँ है, तो ये गुजरात में है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो बॉम्बे हाई है। ठीक है, उसके बाद हमारा भारत में कोयले के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, तो बिटुमिनस है। बिटुमिनस सबसे आपका जो प्रमुख प्रकार है वो सबसे ज़्यादा होता है। खनिजों का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो उद्योग में होता है खनिजों का उपयोग। ठीक है, भारत में तांबा कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। सीसा और जस्ता कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। ये दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे हमारा है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है,
यानी मैग्नीज जो उत्पादन है उसमें अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये उड़ीसा है। ठीक है। खनिज संसाधनों का मुख्य आधार क्या है, तो भूगर्भीय संरचना है। भारत में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार क्या है, कहाँ पे है, तो छोटा नागपुर में है। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, भारत में खनिजों का सबसे बड़ा जो भंडार गृह है वो आपका कहाँ पे है, छोटा नागपुर पठार है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक जो है 14 नंबर, ये आपका उत्तरी मैदान से रिलेटेड है। ठीक है। उत्तरी मैदान के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। तो आगे देखते हैं आपका उत्तरी मैदान के बारे में। यहाँ पे 261 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किससे हुआ है, तो ये जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। ठीक है। उसके बाद से 262 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान किन नदियों द्वारा बनाए गए हैं, तो ये गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे आपका गंगा मैदान की मिट्टी किस प्रकार की है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। पंजाब मैदान किस नदी से संबंधित है, तो सिंधु नदी से संबंधित है। गंगा मैदान किस नदी से संबंधित है, तो ये गंगा से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट हमारा है 267 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र मैदान किस राज्य में है, तो ये असम में है। बांगर किसे कहते हैं, तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं, और खादर किसे कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे उत्तरी मैदान भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर में है। और उत्तरी मैदान की मुख्य विशेषता क्या है, तो उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है। तो ये आप दोनों याद रखेंगे। उत्तरी मैदान की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण है। उत्तरी मैदान का मुख्य उपयोग क्या है, तो कृषि है। ठीक है। आगे देखते हैं आपका 274 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो उत्तरी मैदान में करती है। गंगा नदी का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है, तो कृषि के लिए है। आप लोग जानते हैं जो गंगा नदी का जो मैदान है उस कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र मैदान की विशेषता क्या है, तो ये बाढ़ है, यानी ब्रह्मपुत्र मैदान में हमेशा बाढ़ ही आता है। पंजाब मैदान का मुख्य फसल क्या है, गेहूँ है। और गंगा मैदान में बैनाथ की मुख्य फसल क्या है, तो गंगा मैदान की जो मुख्य फसल है वो धान है, यानी जो गंगा मैदान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। उत्तरी मैदान का विस्तार किस दिशा में है, तो पश्चिम से पूरब है। ठीक है। आगे हमारा 280 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का महत्व क्या है, तो कृषि उत्पादन है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वो आपका 15 नंबर टॉपिक क्या है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा जानते हैं, प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा आता है, ये वाला पूरा भाग जो हमारा है ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। ये जो भारत का नक्शा है इसमें जो हमारा ये सबसे दक्षिण का जो होता है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। दक्कन पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो ज्वालामुखी से बना है। ओके। दक्कन ट्रैप किससे बनाना है, बेसाल्ट से। छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है, तो छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में स्थित है। ठीक है। आगे हमारा है अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है। अरावली पर्वत। उसके बाद हमारा है अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत है, किस प्रकार का है, तो ये प्राचीन पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, आप लोग जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है। उसके बाद से पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। ठीक है। पूर्वी घाट की सब मुख्य विशेषता क्या है, तो असतत है। ठीक है। यानी जो पूर्वी घाट है वो आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा मतलब आपका चौड़ा है। ठीक है। और आपका बीच बीच में टूटा हुआ है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है, तो मध्य भारत में है। ठीक है। आगे हमारा है विंध्य पर्वत किसके बीच स्थित है, तो विंध्य पर्वत जो स्थित है वो उत्तर दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार किस दिशा में है, तो दक्षिण भारत में है। पठार की भूमि कैसी है, तो कठोर है। ठीक है। यानी जो पठार की भूमि होती है आप लोग जानते हैं कठोर होती है। आगे हमारा है पठार किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध होता है, तो ये खनिज के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पे जो है दक्कन पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पठार क्षेत्र में जलप्रपात क्यों होते हैं, अधिक होते हैं, तो ढाल अधिक होती है। ठीक है। तो
तो जो ढाल होती है वो अधिक होती है, इसलिए प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 298 नंबर क्वेश्चन है, पठार क्षेत्र की नदियाँ कैसी होती हैं? तो मौसमी होती हैं। पठार क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? तो मध्यम होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार का जो महत्व है वो खनिज और कृषि के लिए है। तो यहाँ तक हमारा जो आज का 300 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। ठीक है, इस वीडियो में पूरा जो टोटल हमारा 300 क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा आपका यहाँ पे टॉप 100 जो रहेगा आपका बचा हुआ, वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो का जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराया है आपका, जितने भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी हमने कराया है यहाँ पे, वो टोटली आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमने जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने छांट के कराया आपको। इसमें से 100% रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ये टोटल का टोटल। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपका सारा जो वीडियो आपका रहेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वीडियो रहेगा, वो आपको पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपका 100% जियोग्राफी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उन लोगों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लोग आपका यूपी होमगार्ड या यूपी पुलिस के लिए जो जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनके लिए स्पेशल मैं यही सीरीज चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 100 जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपका हर टॉपिक से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जियोग्राफी से हो गया, हिस्ट्री से हो गया, तो सारे टॉपिक हम आगे करेंगे। इसके बाद हमारी हिस्ट्री जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये वीडियो कंप्लीट होता है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।